हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश मैथमेटिक्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अब हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। आप लोगों को हम क्लास में पढ़ाए हैं, जीव विज्ञान में चल रहा था मेरा क्लास जैव प्रक्रम एवं पोषण। तो जैव प्रक्रम एवं पोषण में हम लोग पौधों में पोषण पढ़ चुके थे। पौधों में पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है इसके बारे में पढ़ चुके थे, है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में बताए थे। प्रकाश संश्लेषण के मुख्य घटक कितने हैं और क्यों जरूरी है ये भी हम बता दिए हैं। अगर आप वीडियो को मिस कर दिए हैं तो इससे पहले वाला वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण। हम लोग पढ़ना है कि जंतुओं में पोषण यानी जंतुओं में पोषण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण। तो जंतु जो होते हैं पोषण के लिए पूर्ण रूप से किसी न किसी अन्य जीवों पर निर्भर होता है, ये आप जानते हैं, है ना। जंतु जो होते हैं अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर होता है। तो वो जंतु जो होते हैं, या तो जंतु सबसे पहले होगा परपोषी होता है। क्या होता है? परपोषी। परपोषी में हम बताए थे मृतजीवी भी हो सकता है, परजीवी भी हो सकता है, प्राणी समपोषी भी हो सकता है ना। तो ये होगा पोषण। पोषण जंतुओं में क्या होता है, हम बोले अभी कि जंतु अपने पोषण के लिए से पूर्ण रूप से अपने पोषण के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। तो इसीलिए जंतु को हम लोग परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषी में जंतु या तो मृतजीवी होगा या परजीवी होगा या फिर प्राणी संपोषी हो सकता है। ये तीनों में से कोई हो सकता है ना। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं जंतुओं में पोषण में पहले पढ़ेंगे हम लोग अमीबा में पोषण। पहले क्या पढ़ेंगे? अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण। सबसे पहले यहाँ हम लोग अमीबा में पोषण के बारे में, अमीबा के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इसके पोषण बताएंगे, है ना। अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है जिसका आकार हमेशा बदलता रहता है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है। अमीबा का आकार निश्चित कभी इस तरह से भी हो सकता है, जितना टेढ़ा मुड़ा बना दो फिगर वो अमीबा हो सकता है, ठीक है। इस तरह से भी हो सकता है अमीबा, इस तरह से भी अमीबा हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है अमीबा। तो अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता। अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। अमीबा का आकार हमेशा बदलता रहता है, इसलिए बोलते हैं अनिश्चित आकार का होता है। पहले हम पहला पॉइंट क्या बताएं? पहला पॉइंट बताएं कि अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। सरल प्राणी समपोषी जीव है, ठीक है। दूसरा में बताया कि इसका आकार निश्चित नहीं होता है। इसका आकार जो होता है, आकार अनिश्चित होता है। निश्चित मतलब अनिश्चित, निश्चित नहीं होना मतलब अनिश्चित होता है। ये आकार जो बदलता रहता है, इसका मुख्य कारण है कूटपाद। मुख्य कारण कौन है? कूटपाद के बनने और बिगड़ने के कारण, कूटपाद के बनने और बिगड़ने के कारण बनने और बिगड़ने के कारण आकार बदलता रहता है। आकार बदलता रहता है, यानी कूटपाद में हमेशा चेंजिंग हो जाता है। और इसी कूटपाद के बनने और बिगड़ने के कारण इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, यानी बदलता रहता है, निश्चित नहीं होता है, ठीक है। तो ये अमीबा के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया आप लोग कि अमीबा एक सरल संपोषी जीव है। इसका आकार अनिश्चित होता है। इसका आकार बदलने का मुख्य कारण कौन है? कूटपाद है। कूटपाद के बनने और बिगड़ने के कारण इसका आकार क्या होता है? बदलता रहता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए अमीबा का पोषण क्या है, अमीबा का भोजन क्या है ना। अमीबा क्या क्या खाता है? तो एक कोशिकीय जीव के छोटे छोटे टुकड़े, एक कोशिकीय जीव के छोटे छोटे टुकड़े, कुछ बैक्टीरिया
डाइटम, ये सब अपना भोजन के रूप में ये ग्रहण करता है। शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है, उसके बाद डाइटम इसका मुख्य भोजन है, ठीक है। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े इसका क्या है, मुख्य भोजन होता है, किसका, अमीबा का। तो भोजन के रूप में यही सब ये ग्रहण करता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अमीबा में पोषण की विधि, अमीबा में पोषण की विधि। अमीबा में पोषण 3 चरणों में संपन्न होता है। अमीबा में पोषण की प्रक्रिया 3 विधि द्वारा होता है। पहला होता है अंतःग्रहण, अंतःग्रहण। दूसरा होता है पाचन और तीसरा होता है बहिष्करण। पहला है अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा बहिष्करण, है ना। तो इन 3 क्रियाओं द्वारा अमीबा में पोषण होता है। अब हम लोग देखेंगे अमीबा में अंतःग्रहण कैसे होता है, पाचन कैसे होता है, बहिष्करण कैसे होता है। तो देखिए अमीबा के समीप जब कोई भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जाते हैं तो अपने कुटपाद द्वारा उसको घेर लेता है, अपने कुटपाद द्वारा क्या करता है, और घेर करके उसको अपने केंद्र की ओर ले जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो वहाँ पर जब भोजन को घेर के अपने शरीर के अंदर ले आया, अपने शरीर के अंदर ले आया, तो वो हो गया अंतःग्रहण। क्या हो गया, और फिर उसके जब शरीर के अंदर ले जाने के बाद उसको भोजन को तोड़ता है, और तोड़ने के फलस्वरूप यहाँ पर कुछ ऊर्जा का निर्माण करता है, कुछ अवशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं। तो ऊर्जा जब बन गया तो हो गया वो पाचन। वो क्या हो गया, पाचन। और जो अवशिष्ट पदार्थ बना था उन अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से फिर बाहर निकाल देता है, बाहर में डिस्चार्ज कर देता है, उसी को बोलते हैं बहिष्करण। देखिए अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं बना रहता है। अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए कोई विशेष अंग की रचना नहीं होती है। अमीबा अपने अंग के किसी भी भाग से, अमीबा अपने अंग के किसी भी भाग से भोजन ग्रहण कर सकता है। जिधर से नज़दीक पड़ता है उधर से वो ग्रहण कर लेता है, कोई विशेष अंग की रचना नहीं होता है। जैसे हम लोग में मुख गुहा है ना, हम अपना भोजन मुख गुहा से ग्रहण करते हैं, लेकिन अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए मुख गुहा जैसी कोई रचना नहीं होती है। अपने शरीर के किसी भी हिस्से से वो कर सकता है, जिधर से नज़दीक पड़ता है उधर से कुटपाद को बढ़ाता है, उसको भोजन को घेर लेता है और फिर उसको क्या करता है, भोजन को पाचन करता है। पाचन करने से जो अवशिष्ट पदार्थ बनता है वो अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकलता है। अब देखिए एक फिगर द्वारा आपको समझाते हैं। मान लीजिए, एक मिनट, एक अमीबा है सपोज। अब यहाँ पर कोई छोटा मोटा कीड़ा गया, जैसे यहाँ पर कीड़ा जाता है या एक कोशिकीय जीव जाता है तो क्या करता है कि अपना कुटपाद बढ़ाने लगता है, अपना कुटपाद को क्या करता है, बढ़ाने लगता है। फिर धीरे धीरे इसको क्या करेगा, ऐसे घेरेगा। समझ में आ रहा, ऐसे घेरने के बाद इस पूरा तरह से घिर गया, और घिरने के बाद यहाँ टूट जाता है। ये टूटने के बाद इसको अंदर ले आता है। इसका क्या यहाँ पर केंद्र का मान, क्या कहना है, अब यहाँ पर ही अंदर लाया, शरीर के अंदर में लाने के बाद इसको तोड़ता है। इसको क्या करता है, तो इसको तोड़ने के फलस्वरूप कुछ ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ऊर्जा का उपयोग कर लेता है अपने शरीर में, और जो अवशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं, उन अवशिष्ट पदार्थ को शरीर के नजदीक वाला हिस्सा से तोड़ करके इसको शरीर से क्या करते हैं, बाहर डिस्चार्ज करता है। बाहर क्या करता है, डिस्चार्ज करता है ना, बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, पहले इसका अंतःग्रहण हुआ, पहले भोजन का क्या किया, ये अंतःग्रहण कर लिया शरीर के अंदर। अंतःग्रहण मतलब शरीर के अंदर ले जाना। तो पहले भोजन को अपने कुटपाद से घेरा। अगर यहाँ जरूरी नहीं कि यहीं से कुटपाद बनाएगा, अगर यहाँ नजदीक होता तो यहाँ घेर लेता, यहाँ नजदीक होता तो यहाँ से घेर लेता। भोजन यहाँ होता तो मतलब कहीं भी भोजन रहेगा उसके शरीर के नजदीक रहेगा, वहां से कुटपाद द्वारा उसको घेर लेता है। समझ में आया। और उसको घेरने के बाद शरीर के अंदर ले लेता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अंतःग्रहण। क्या बोलते हैं, और जब भोजन अंदर जाएगा तो भोजन को विखंडन करेगा ना, तोड़ेगा ना, और भोजन टूटने के फलस्वरूप कुछ ऊर्जा का निर्माण होता है और कुछ अवशिष्ट पदार्थ का भी निर्माण होता है। कुछ ऊर्जा और कुछ
अवशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है। तो ऊर्जा को अपने शरीर के लिए इस्तेमाल कर लेता है, अपने शरीर में उपयोग कर लेता है। अब जो अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जो इसको बोलते हैं अनावश्यक पदार्थ, उन अवशिष्ट पदार्थों को ये शरीर से बाहर डिस्चार्ज करता है, बाहर निकाल देता है। तो यहाँ जो ऊर्जा और अवशिष्ट पदार्थ बना रहा है उस क्रिया को हम लोग पाचन कहते हैं, और जो अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल दे रहा है उसे हम लोग बोलते हैं बहिष्करण। क्या बोलते हैं? तो आई होप कि आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि अमीबा में अंतःग्रहण कैसे होता है, भोजन का विखंडन कैसे होता है और बहिष्करण कैसे होता है। एक वीडियो के द्वारा आप लोगों को समझा रहे हैं हम। तो चलिए देखिए, अब एक वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से, ठीक है। देखिए, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया में देखेंगे, हर जीव जंतु में भोजन और उसके ग्रहण करने की प्रक्रिया को अलग अलग विधि होती है। तो चलिए देखिए, ये अमीबा है। ये क्या है? अमीबा आप देख रहे हैं ना, ये अमीबा आप देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये कुटपाद है। ये कुटपाद क्या कर रहा है? देखिए यह भोजन है। ये भोजन क्या कर रहा है? भोजन के द्वारा इसको अंदर ले रहा है। ये कुटपाद जो है कुटपाद को फैलाएगा, इसको घेर लेगा। देखिए आप, तो यहाँ पर देखिए कुटपाद के माध्यम से इसको अंदर ले लिया। अंदर लाने के बाद इसको तोड़ेगा। इसको क्या करेगा? तोड़ेगा। अब जब ये टूटता है तो यहाँ पर कुछ ऊर्जा का निर्माण होता है और कुछ अवशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये टूट रहा है, ये सब ऊर्जा बन गया। क्या बन गया? जो इसके शरीर के लाभदायक है। और यहाँ पर देखिए ये अवशिष्ट पदार्थ बन गए। इन अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर डिस्चार्ज कर देता है। तो इसी को बोलते हैं बहिष्करण। क्या बोलते हैं इसको? बहिष्करण बोलते हैं। ठीक है। तो अभी आप लोग देखें कि अमीबा में भोजन किस तरह से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है और किस तरह से उसको पाचन करता है और कैसे उसको निकाल देता है। तो हम बताए थे कि अमीबा में 3 क्रियाओं द्वारा पोषण की क्रिया होता है। पहला होता है अंतःग्रहण, जो कुटपाद को फैलाया और शरीर के अंदर ले लिया था। दूसरा हम बताए थे पाचन, जो भोजन को तोड़ा था, तोड़ने के बाद कुछ शरीर के लिए अंदर रह गए थे और जो अवशिष्ट पदार्थ बने थे उसको शरीर से बाहर कर दिया था। तो जो शरीर से बाहर हुआ उसी को हम लोग बोलते हैं बहिष्करण। अब हम लोग देखेंगे पैरामीशियम। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पैरामीशियम है। क्या है? पैरामीशियम है, जो कि सिलिया है। और ये भोजन के कण है। ये सब क्या है जो देख रहे हैं बिंदु बिंदु जैसा डॉट डॉट, ये आपको भोजन के कण है। ये है कोशिका मुख। यहाँ पर क्या है? ये कोशिका। उसके बाद भोजन का रसधानी होता है। यहाँ पर भोजन रसधानी और भोजन का निर्माण, रसधानी का यहाँ पर निर्माण होता है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इस सिलिया के माध्यम से इसमें भोजन जो होता है शरीर के अंदर जाते हैं। शरीर के सिलिया जो होता है अमीबा का प्रचलन अंग कहलाता है। सिलिया अमीबा का प्रचलन अंग है, यानी इसी के द्वारा जो होता है अमीबा में चलन की गति होता है। समझ में आया? तो ये भी एक कोशिकीय जीव है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आता है कि वह कौन सा एक कोशिकीय जीव है जिसका आकार चप्पल की जैसा होता है। तो देखिए ये आकार आपको चप्पल की जैसा दिखाई दे रहा होगा। ये चप्पल की जैसा होता है। कैसा होता है? तो ये अपना भोजन, मोबाइल से लिंक हट गया था। चलिए देखिए यहाँ पर, तो ये है सिलिया। इस सिलिया इसका प्रचलन अंग कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रचलन अंग, है ना। ये भी एक कोशिकीय जीव है, इसका आकार चप्पल की जैसा होता है। कैसा होता है? तो देखिए यहाँ से भोजन ये ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद देखिए यहाँ पर भोजन ग्रहण करने के बाद यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है। देखिए इस प्रकार से आ रहा है। भोजन का निर्माण करते 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 यहाँ पर अवशिष्ट पदार्थ बना, अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से फिर बाहर निकालते हैं। इस तरह से पैरामीशियम में भोजन का पाचन होता है। ठीक है। अमीबा अपना पोषण ऐसे करते हैं, यहाँ से करते हैं। ठीक है, और निकाल रहे हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिलिया। क्या बोलते हैं? सिलिया पैरामीशियम का प्रचलन अंग है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि पैरामीशियम का प्रचलन अंग कौन है, तो आप बोलिएगा सिलिया। क्या है? सिलिया है। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे मनुष्य में पाचन तंत्र। मनुष्य में पाचन तंत्र। तो मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में
पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है जिसे हम लोग आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार नाल। समझ में आया? मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाचन के लिए एक विशेष अंग की रचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो आहार नाल। अब यहाँ पर है तो मनुष्य में जो पाचन की क्रिया होगा उसमें आहार नाल देखिए यहाँ से लेकर के, यानी इसको बोलते हैं मुख गुहा। क्या बोलते हैं? आहार नाल जो होता है मुख गुहा से लेकर के मल द्वार तक फैला होता है। मुख गुहा से लेकर के कहाँ तक? मल द्वार तक। तो ये जब हम आहार नाल पढ़ाएंगे तो आप लोग को समझा देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पढ़ रहे हैं मनुष्य का पाचन तंत्र। तो मनुष्य तथा कोई भी उच्च श्रेणी के जंतु होगा तो उसमें पाचन के लिए एक विशेष अंग की रचना होती है जिसे हम लोग बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले है कि पाचन तंत्र है कौन। तो हम बोल सकते हैं पाचन के क्रिया में शरीर का जो भी अंग भाग लेते हैं, जो भी अंग भाग लेते हैं, जैसे पाचक ग्रंथि हो गया, पाचक रस हो गया, है ना सब। तो पाचक ग्रंथि जो होते हैं वो पाचक ग्रंथि क्या करते हैं? पाचन रस स्रावित करते हैं। पाचन रस को स्रावित करते हैं और वह पाचक रस के स्रावित होने के कारण भोजन का विखंडन यानी पाचन होता है। तो भोजन के पाचन में जो भी शरीर का अंग भाग लेता है उसे हम लोग बोलते हैं पाचन तंत्र। क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। पाचन के क्रिया में शरीर का जो भी अंग भाग लेता है उसे क्या बोलेंगे? पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में पाचक ग्रंथियां भाग लेते हैं। पाचक ग्रंथियां से क्या स्रावित होता है? पाचक रस स्रावित होता है। क्या होता है? और इसी पाचक रस के द्वारा भोजन का विखंडन होता है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, और ये सब की मिलकर क्या बनाते हैं? पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। पाचन तंत्र में हम लोग पढ़ेंगे आहार नाल। क्या पढ़ेंगे? आहार नाल। तो मनुष्य का आहार नाल, मनुष्य का आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो अभी हम बताए थे कि मनुष्य का आहार नाल जो होता है मुख गुहा से लेकर के कहाँ तक फैला होता है? तो मल द्वार तक फैला होता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे यह एक कुंडलित रचना होती है। ये क्या होता है? कुंडलित रचना, मतलब इस तरह से मुड़ा हुआ रहता है ना। तो यह एक कुंडलित रचना होती है जिसका लंबाई 8 मीटर से 10 मीटर होता है। 8 मीटर से 10 मीटर लंबा होता है। ये शरीर के अंदर कुंडलित होता है, यानी यहाँ से शुरू होता है, पेट से होते हुए मल द्वार तक रहता है। कहाँ? यानी बोलेंगे ये मुख्य गुहा से मल द्वार तक फैली होती है। मुख गुहा से कहाँ तक फैली होती है? मल द्वार तक फैली होती है। तो आप आहार नाल के बारे में समझ गए। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है ना। आहार नाल की लंबाई कितना होता है? तो हम लोग बोलेंगे 8 से 10 मीटर, है ना। 8 से 10 मीटर लंबा होता है, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे आहार नाल जो होता है मुख गुहा से लेकर के मल द्वार तक फैली होती है। मुख गुहा से शुरू होती है और मल द्वार तक ये जाके अंत हो जाता है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर आहार नाल का मुख्य अंग कौन कौन है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। तो आहार नाल का सबसे पहला भाग जो होता है वो होता है मुख गुहा। क्या होता है? मुख गुहा। ठीक है ना। तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग मुख गुहा के बारे में ना। मुख गुहा आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है। मुख गुहा आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है। आप लोग समझ रहे हैं ना। देखिए आहार नाल में सबसे स्टार्टिंग पॉइंट कौन होता है? मुख होता है, मुंह होता है, जिसको हम लोग मुख गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सबसे पहला भाग को क्या बोलते हैं? मुख गुहा, है ना। मुख गुहा में देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे जबड़ा से घिरा होता है। ये मुख जो होता है ऊपर नीचे जबड़ा से क्या है? ये वाला है ना जबड़ा, इससे क्या ऊपर नीचे से घिरा होता है। इसको बंद करने के 2 मांसल होठ होते हैं।
2 मांसल, यानी इसमें सिर्फ मांस होता है। क्या होता है? तो 2 मांसल होठ होते हैं इसको बंद करने के लिए। और मुख गुहा के अंदर जीभ और दांत होते हैं। जीभ और क्या होते हैं? दांत होते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग जीभ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे दांत के बारे में। ठीक है, तो जीभ और दांत के बारे में पढ़ेंगे। चलिए यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर जीभ के बारे में, है ना। जीभ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आप जो फिगर देख रहे हैं ये जीभ है। क्या है? जीभ है। ठीक है ना। तो ये जो होता है ये मांसल संरचना होता है, केवल मांस का बना होता है। ये किस चीज का बना होता है? ये मुख गुहा के फर्श पर स्थित होता है। मुख गुहा के फर्श पर स्थित होता है जो मांसल रचना होता है। क्या होता है? इसका अगला सिरा स्वतंत्र होता है। अगला सिरा क्या होता है? तथा पिछला सिरा ये फर्श से जुड़ा होता है। देखिए इससे जुड़ा हुआ है ना। पिछला सिरा फर्श से जुड़ा होता है और अगला सिरा क्या होता है? स्वतंत्र होता है। और इस पर देखिए यहाँ पर आपको संरचना दिखाई दे रहा होगा, बूंदा बूंदा जैसा दिखाई दे रहा है ना सब। थोड़ा और जूम करके दिखाते हैं आप लोग को। देखिए दिखाई दे रहा है ना, ये सब संरचना दिखाई दे रहा हो आप लोग को। ये संरचना जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्वाद कनिका। क्या बोलते हैं? स्वाद कलियां बोल लीजिए। क्या बोलेंगे इसको? स्वाद कलियां बोलते हैं। इसी के द्वारा हमारा जीभ जो होता है टेस्ट को पता करता है ना। तीखा है कि मीठा है कि कड़वा है, ये सब हम इसी के द्वारा पता करते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? और देखिए हमारा भोजन जब यहाँ से अंदर पार हो जाता है तो स्वाद का कोई पता नहीं चलेगा। आप जहर भी पी ले रहिए तो कोई यहाँ आने के बाद कुछ पता नहीं चलेगा। जब तक इसके एरिया में है तब तक हमको स्वाद का पता चलता है, और इस एरिया से बाहर जैसे ही भोजन जाता है स्वाद हम लोगों को पता नहीं चल पाता है। समझ में आया? तो यहाँ पर देखिए आप लोग, ये जीभ है और यहाँ पर लिखा हुआ है इसका सब नाम। ठीक है, देखिए फिर से एक बार सुना रहे हैं हम लोग, ध्यान से सुनिएगा। जीभ का संरचना जो होता है ये मुख गुहा के फर्श पर स्थित होता है। मुख गुहा के फर्श पर स्थित होता है। ठीक है, ये मांसल संरचना होता है। क्या होता है? केवल मांस का बना होता है। इसका अगला सिरा जो ये है स्वतंत्र होता है। ये क्या है? स्वतंत्र होने के कारण ही ना हम बोल पाते हैं। हम जो बोल पाते हैं वो स्वतंत्र होने के कारण बोलते हैं ना। ये स्वतंत्र रहता तभी बोल पाते हैं। अगर इसको हम पकड़ लेंगे तो हमारा आवाज निकलेगा। इसका अगला सिरा स्वतंत्र तथा पिछला सिरा फर्श से जुड़ा होता है। पिछला सिरा फर्श से जुड़ा होता है ना। ठीक है, और देखिए इसमें जो आपको इस संरचना सब दिखाई दे रहा होगा बूंदा बूंदा जैसा, वो खुरदरा जैसा संरचना होता है। आप लोग जीभ पर अपने से भी एहसास कर सकते हैं। बिल्कुल जीभ जो होता चिकना नहीं होता है, खुरदरा जैसी संरचना पाई जाती है। इस संरचना को स्वाद कलियां कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्वाद कलियां बोलती है। जो संरचना आप देख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? स्वाद कलियां। इसी के द्वारा हम किसी भी भोजन जो ग्रहण करते हैं, किसी भी चीज का स्वाद को टेस्ट ले पाते हैं, है ना। समझ में आ रहा है? और जब इसके अंदर चल जाता है भोजन तो हमारा स्वाद का पता नहीं चलता है। और इसका एक काम है भोजन का उलटना और पलटना, यानी छोलनी जो काम करता है ना, उसी तरह से ये काम करता है, भोजन को उलटने और पलटने का काम करता है। तो आप लोग जीभ के बारे में अच्छे समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला जो था जीभ के बाद अगला क्या था? दांत। तब हम लोग दांत के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग दांत के बारे में पढ़ेंगे। दांत है ना, दांत का निर्माण कठोर ऊतक से होता है। किससे होता है? दांत का निर्माण कठोर ऊतक से। दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? दांत का अध्ययन को हम लोग ओडोंटोलॉजी कहते हैं। और इसका दांत का क्षति सबसे ज्यादा पहुंचता है तो फ्लोरीन से। किसको? अगर फ्लोरीन हम लोग ले लें मुंह के अंदर तो सारा दांत बाहर आ जाएगा, फिर बौला हो जाएंगे हम लोग। क्या हो जाएंगे? बौला, है ना। उसके बाद देखिए दांत का बाहरी भाग को हम लोग बोलते हैं इनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इनामेल के कारण दांत कठोर होता है। क्या होता है? बहुत कठोर होता है। मजबूत नहीं, मजबूत जबड़ा होता है। मजबूत जो होता है वो जबड़ा होता है, और कठोर जो होता है वो किसके कारण होता है? इनामेल। जो बाहरी भाग कठोर होता है ना, वो किसके वजह से?
इनामेल की वजह से। और आंतरिक भाग को हम लोग बोलते हैं डेंटाइल। आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं? डेंटाइल। दूध का दांत जो होता है, बच्चा में जो आता है दूध का दांत, वो कुल मिला करके 20 गो आते हैं। कितने आते हैं? ये जो होते हैं 6 महीना से शुरू होता है, 6 महीना से आता है और 12 वर्ष तक सब टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। 12 वर्ष तक ही क्या होता है? 6 महीना से आना शुरू होता है और 12 वर्ष तक होते होते सब सारा दांत क्या होता है? टूट जाता है। इसीलिए इसको अस्थायी दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि टूट जाता है। ये टूटने के बाद दोबारा आता है, टूटने के बाद, और जो दोबारा आता है तो वो होता है कुल मिला करके 32 दांत। कितने होते हैं? उस दांत को हम लोग अस्थायी दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जब टूटता है तो दोबारा फिर नहीं उगता है। जब एक बार टूट गया तो खत्म। अस्थायी दांत टूटने के बाद दोबारा नहीं आएगा। समझ में आया? तो हम बोल सकते हैं हमारे जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। कितने बार? 2 बार। एक बार आता है 20, और जब वयस्क होते हैं तो आता है कितना? 32। तो कुल मिलाकर कितने दांत आते हैं? 52। हमारे जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं और कुल कितने दांत आते हैं? तो यहाँ पर आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा पूछ सकता है, अब बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे पढ़ाते हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे दांत के प्रकार, संख्या एवं कार्य। संख्या एवं कार्य। तो दांत मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार। पहला को बोलते हैं इंसाइजर कृतक, दूसरा कैनाइन रत्नक, और तीसरा होता है प्री मोलर आर्चवर्णक, और अगला होता है मोलर, जिसको हम लोग मोलर बोलते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए इंसाइजर जो होता है, देखिए ये जो सामने वाला दांत है ना, नाक के सामने वाला जो दांत होता है उसको इंसाइजर कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो 4 गो नीचे और 4 गो ऊपर होता है। 4 नीचे और 4 ऊपर होता है ना जी। तो 4 गुने 2 कितना हो गया? 8। यानी इंसाइजर या कृतक का संख्या कितना होता है? और इसका कार्य है भोजन का कुतरना। भोजन काटना या कुतरना। भोजन को काटना या कुतरना है ना, इसका कार्य है। ठीक है, तो आप लोग इंसाइजर के बारे में जान गए कि इंसाइजर की संख्या कितना होता है। अब भोजन को काटता है या क्या करता है? कुतरता है। उसके बाद देखिए कैनाइन, जिसको हम रदनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो रदनक देखिए इसी का जस्ट बगल में यहाँ पर जो थोड़ा सा बड़ा होता है ना, हल्का जो बड़ा दांत होता है, बड़ा वो होता है रदनक। क्या होता है? तो रदनक जो होता है 2 गो ऊपर और 2 गो, तो 2 गुने 2 कितना हो गया? 4 गो दांत होते हैं। कितने होते हैं? 4 दांत होते हैं। यह भोजन को फाड़ने का काम करता है, चीरने या भोजन को चीरने या फाड़ने का काम करता है। ठीक है, इसकी संख्या कितना होता है? 4। उसके बाद है अगला प्री मोलर हम लोग देखिए इसके जस्ट अंदर में जो है ना ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं प्री मोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो 4 गो इधर देखिए, इधर 2 गो इधर 2 गो होता है, तो 2 और 2 4। तो 4 गुने 2 गो नीचे और 2 गो 4 दूनी कितना हो गया? ये भोजन को काटने का काम करता है। भोजन को काटने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद है मोलर। इसके बाद क्या है? मोलर की संख्या देखिए 3 गो इधर और 3 गो इधर होता है लास्ट में। तो 3 कितना? 6 गो ऊपर भी ना, 6 कितना हो गया? तो कुल मिला के देखिए तो कितने दांत हो गए? ये है कि कठोर जो भोजन होता है, कठोर भोजन को चबाने का काम करता है। कठोर भोजन चबाना, ये भी भोजन को चबाता ही है, काटता है, क्या है? चबाता है। ठीक है, भोजन चबाने का कार्य करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग ना। देखिए इसको हम लोग नोज टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोज टीथ, क्योंकि नाक के सामने, चूंकि क्या है ये नाक के, इसको बोलते हैं आई टीथ। क्या बोलते हैं? देखिए आंख के सामने होता है, ये किसके सामने होता है? उसके बाद होता है प्री मोलर जो होता है वो चीक टीथ। देखिए यहाँ पर है ना, ये चीक गाल के पास होता है, इसको हम लोग चीक टीथ बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप दांत के प्रकार भी समझ गए, दांत का कार्य भी समझ गए, और दांत की संख्या भी समझ गए। तो टोटल कितने दांत देख लिए आप लोग? 32। उसमें देखिए अब क्या होता है कि यहाँ पर देखिए ई में 3 गो मोलर होता है। फर्स्ट मोलर,
M1 M2 M3 है ना। तो देखिए छोटे बच्चों में ये वाला बिल्कुल नहीं होता है, छोटे बच्चों में प्रीमोलर नहीं होते हैं। तो 8 गो कम यहीं से हो गया ना जी, 8 गो कम हुआ ना। और उसके बाद थर्ड मोलर भी नहीं होता है, थर्ड मोलर भी नहीं होता है। थर्ड मोलर आता है 23-24 साल जब होता है ना, 20 साल के बाद, 20 साल के बाद जब अंदर वाला जबड़ा ना आता तो बहुत दर्द दे रहा ना, बोलते हैं कुछ लोग कि बहुत दर्द दे रहा है अंदर वाला जबड़ा, तो आता है 20 साल के बाद, 20-22 साल के बाद 24-25 साल में आ जाता है। तो यहाँ पर 2 दांत, ये 2 दांत आई हो गया 8 दांत। तो 8 2 कितना हो गया, 2 और 2 4 ना जी, 2 गो इधर और 2 गो ऊपर, 2 2 कितना 4 दांत जो होते हैं छोटे बच्चों में, यानी थर्ड मोलर नहीं होते हैं और प्री मोलर बिल्कुल ही नहीं होते हैं, प्री मोलर बिल्कुल ही। तो कुल मिला कितना हो गया 8 4 12, 32 में से 12 दांत नहीं होते हैं, तो कुल कितने दांत हो गए 20 ही दांत ना हुए। कुल दांत कितने हुए, तो बच्चों में दांतों की संख्या कितना होता है 20 होता है। किसी कोई दिक्कत? तब हम लोग चलिए देखते हैं, फिगर द्वारा समझते हैं इसको, है ना। तो चलिए अब हम लोग दांत को देखते हैं यहाँ पे, अब फिगर देखिए अच्छे से। तो ये देखिए यहाँ जो ये 4 गो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दिख रहे हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं इंसाइजर। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, देखिए इंसाइजर लिखा हुआ है ना, इंसाइजर है ये। 1 2 3 4, तो 4 गो नीचे और 4 गो, तो 4 4 कितना हो गया 4 गो, यहाँ 4 गो ऊपर कर लेंगे तो कितना हो गया 8 गो। उसके जस्ट बगल में आप देखिए ये वाला जो होता है, ये दांत, ये वाला दांत जो होता है थोड़ा सा क्या होता है, नोकीला होता है। क्या होता है, हल्का नोकीला होता है, हल्का क्या होता है ये सब, ये और ये आप देख रहे हैं ना। तो इस दांत को हम लोग बोलते हैं कैनाइन। क्या बोलते हैं, देखिए लिखा हुआ है ना, तो इसको कैनाइन कहते हैं। ये लंबा, शाकाहारी जंतुओं में जो होता है ये बिल्कुल छोटा होता है, लेकिन अगर मांसाहारी जंतु की बात करें तो मांसाहारी में बहुत लंबा लंबा होता है, बहुत लंबा होता है ये दोनों। उसके बाद देखिए ये एगो 2 गुना है जी, एक यहाँ एक यहाँ 2 यहाँ दूसरा नंबर, तो 2 गो ऊपर भी होगा, तो 4 गो होता है। क्या होता है टोटल, तो 2 गुने 2 ना जी, नहीं 1 2 3 4 कितने होते हैं 4 गो होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये मोलर है, ये दोनों क्या है प्री मोलर है, ये दोनों क्या है प्री मोलर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला फर्स्ट मोलर ही सेकेंड है, फर्स्ट और सेकेंड है ना। तो ये जो होगा 1 2 3 4, तो 4 गो नीचे और 4 गो, तो 4 गुने 2 कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो गया। उसके बाद देखिए या इसी को बोलते हैं मोलर। ये क्या है 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, तो 6 दूनी कितना होता है 12, ओ 6 दूना 12। मोलरों की संख्या 12, ठीक है, प्री मोलर की संख्या 8 और कैनाइन की संख्या 4, और उसके बाद इंसाइजर की संख्या कितना होता है 8 होता है। कितना होता है 8 होता है। तो ये हो गया आपका नीचे की दांत, और ऊपर के दांत में सेम इसी प्रकार से रहेगा। तो देखिए कि काउंट कीजिए क्या हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 दूनी कितना हो गया। तो देखिए छोटे बच्चों में ये दोनों दांत नहीं होता, ये दोनों दांत नहीं होता, ये वाला और ये वाला दांत नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ये जो दांत देख रहे हैं आप, ये वाला और ये वाला, ये दोनों नहीं होते हैं, ये दोनों। तो देखिए 2 और 2 4 और 4 8 को हो गया जो कि नहीं होता है, और 1 और 1 2 और 2 ऊपर वाला होगा ना जी, तो वो सब दांत नहीं होते हैं। किसमें, छोटे बच्चों में, ठीक है। तो देख लेते हैं छोटे बच्चे में कितने दांत होते हैं, कौन कौन होते हैं, उसका भी एक फोटो के द्वारा दिखा रहे हैं आप लोगों को। देखिए ये दांत है, क्या है छोटे बच्चों का दांत है, छोटे बच्चों का। देखिए इसकी संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 इधर, 10 10 कितने हो गए। इसमें देखिए आपका ये वाला चारों तो दिख रहा होगा, ये चारों आपका कोई क्या है, ये चारों क्या है, कौन दांत है। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं इंसाइजर। क्या ये 1 2 3 4 गो है। उसके बाद देखिए कैनाइन है, क्या है कैनाइन भी है, इंसाइजर भी है, और ये दोनों मोलर होता है। क्या होता है ये मोलर, ये हो गया मोलर, ये कैनाइन है, अब ये इंसाइजर है ना।
तो यहाँ पर देखिए काउंट कीजिए कितने, इसमें प्री मोलर दिखाई दिया आप लोग को? थर्ड मोलर दिखाई दिया? नहीं ना है। तो सिर्फ इसमें मोलर होता है, थर्ड मोलर नहीं होता है बच्चों में, और उसके बाद प्री मोलर बिल्कुल ही नहीं होता है। तो कुल मिलाकर बच्चों में दांतों की संख्या कितना है? 20 होता है। कितना होता है? और ये 6 महीना में आना शुरू होता है और 12 महीना तक सब क्या होता है? टूट जाता। 12 साल तक, 12 वर्ष होते होते सब दांत क्या होते हैं? इसलिए ये दांत को हम लोग बोलते हैं अस्थायी दांत। क्या बोलते हैं? यानी एक बार आने के बाद ये टूट जाता है। लेकिन जो इसके पहले वाला जो हम दांत दिखाए थे उसको अस्थायी दांत इसलिए बोलते हैं कि वो टूटता नहीं, और टूट गया तो दोबारा आता नहीं है। ठीक है ना? वो टूटता है वृद्धावस्था में जाने के बाद। ठीक है, कोई दिक्कत? अब कल हम लोग पढ़ेंगे दंत अस्थि क्षय। ठीक है, दंत अस्थि क्षय क्या होता है अगले क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखिए, दंत अस्थि क्षय जो है से बता देते हैं। दंत अस्थि क्षय जो होता है जब हम लोग टॉफ़ी वगैरह खाते हैं, कोई भी मिठाई खाते हैं, तो उसमें जो शर्करा होता है हमारे दांतों में चिपक जाते हैं। दांतों में क्या होते हैं? और दांतों में चिपकने के बाद जब हम अच्छे से साफ नहीं करते तो दांत में ही सटे रह जाते हैं, और बाहरी के बैक्टीरिया से वो रिएक्शन करते हैं। बैक्टीरिया से रिएक्शन करने के बाद अम्ल का निर्माण करते हैं, और वो अम्ल धीरे धीरे हमारे दांत को क्या करता है? क्षति पहुंचा जाता है, और दांत क्या होता है? खोखला हो जाता है, टूट जाता है ना? तो इसी को बोलते हैं दांत अस्थि क्षय। दांत अस्थि क्षय से बचने के लिए हम लोग को शर्करा युक्त पदार्थ को कम खाना चाहिए। अगर खाते भी हैं तो उसको अच्छा से साफ करना चाहिए, ताकि शर्करा हमारे दांतों में नहीं सटा रहे और बैक्टीरिया से रिएक्शन न करे। अगर बैक्टीरिया से रिएक्शन करेगा तो दांत अस्थि क्षय तय है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।